हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे 20वीं सदी के सबसे मशहूर सीरियल किलर कॉन मैन चार्ल्स सोबराज की। सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ल्स सोबराज कैसे बना पिकनिक किलर। चार्ल्स सोबराज एक ऐसा आदमी जो ये वचन देता था कि मुझे एक आदमी से मिलवा दो और थोड़ी देर में वो मेरा फैन हो जाएगा, मेरा मित्र बन जाएगा, मुझसे प्रेम करने लगेगा, उसके थोड़ी देर में मैं उसका मर्डर भी कर दूंगा और उसे लूट कर भी चला जाऊंगा। इतना तेज था ये आदमी, क्या जबरदस्त, देखने में सुंदर, इतना इंटेलिजेंट, इतना जीनियस और सांप की तरह हर एक के हाथ से फिसल कर निकल जाता था। क्राइम की दुनिया में चार्ल्स बचपन से ही सबसे बड़ा टॉपर था। स्कूल में पढ़ाई नहीं करता था पर क्राइम की पढ़ाई अपने आप कर लेता था। चार्ल्स की शुरुआत स्कूल में छोटी छोटी चोरियां करने से हुई थी। ये सब बाद में गाड़ी चोरी करना, गैम्बलिंग करना या रॉबरी और क्राइम करना, रेप करना, मर्डर करना, बिकनी किलर बन जाना, बड़े बड़े स्कैम और स्मगलिंग करना, ये सब चीजें बाद में हुई। जो इस दुनिया में अपराध है वो उसने किया। ये टेररिस्ट नहीं था, ये सातिर अकेला वन मैन आर्मी था। अब ये पेड़ इतना मजबूत कैसे बना, इसकी जड़ से पता चलता है। तो इसकी जड़ को समझते हैं। इसका बिहेवियर करैक्टर ऐसा कैसे बना, इसके फैमिली बैकग्राउंड पर निर्भर करता है। चार्ल्स सोबराज के साथ भी ऐसा हुआ। उसके जीवन की जो कठिनाइयां थी वो उसके दिल में छप गई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल साइलेंट स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इससे हम आपके बहुत आभारी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जन्म हुआ था 1944 में। माँ वियतनाम की थी और पिता भारतीय थे। चार्ल्स के पैदा होने के कुछ महीने बाद उसके माता पिता का तलाक हो गया। उसके पिता ने इंडिया आकर भारतीय लड़की से दूसरी शादी कर ली। अब लेकिन माँ अकेली थी, बच्चे को पालना था, तो माँ ने आगे चलकर एक फ्रेंचमैन से शादी कर ली। अब चार्ल्स उसके साथ था और वो चार्ल्स को रखना नहीं चाहता था। अब नेचुरल सी बात है, कई बार हो जाता है, यह बात स्वाभाविक है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा उसके पिछले पति का है। तो उसके पिता चार्ल्स को मारते पीटते थे, उस पर बहुत गुस्सा करते थे। कई बार उसको बालों से पकड़कर घुमा देते थे, कई बार तो डंडों से उसकी पिटाई हुआ करती थी। हर समय गाली देना और उसके साथ में बुरा भला करना वो बचपन से ही हो रहा था। जब चार्ल्स 3-4 साल के थे तब से हो रहा था। इसी कारण चार्ल्स के अंदर बहुत दर्द था और उन्होंने बाद में अपनी किताब में भी लिखा, मैं उसे ऐसा एहसास दिलाऊंगा कि उसने मेरे पिता होने की ड्यूटी निभाई नहीं है। और वो एहसास दिलाने के लिए चार्ल्स के अंदर ही अंदर इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट थी। जब वह 6-7 साल के हुए, दूसरी क्लास में थे, तो क्या करते थे कि उनकी माँ को पैसा नहीं मिलता था, उसके पास पैसा नहीं था, तो अपना खर्चा निकालने के लिए एक बच्चे के बैग से 10 किताबें चुरा ली और बाहर जाकर किताबें बेच आया और उससे जो पैसे मिले उससे अपना काम चलाया। अब एक बैग से 10 किताबें चुराई, पता लग गया इन्होंने चुराई है, तो खूब पिटाई हुई। तो इसके बाद में इसने सोचा, यार तरीका ठीक नहीं है, अगर एक बैग से 10 किताबें चुरा लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ये इतना सातिर था, उस उम्र में इतना तेज, इतना दिमाग इन्हीं चीजों में चलता, पढ़ाई में नहीं चलता था। सोचा हर बैग से एक एक किताब निकालूंगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि किताबें चोरी हो रही है। 1 साल ये सब करता रहा।
चौक मिल जाए वो जाकर बेच आता, पेंसिल मिल जाए वो जाकर बेच आता, किसी की पानी की बोतल हो उसे भी बेच आता। लेकिन धीरे धीरे ये बात खुलने लगी। बच्चे शिकायत करने लगे, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, हमारी पेंसिल चोरी हो गई या हमारी बोतल चोरी हो गई। अब मैडम ने सोचा सब बच्चे शिकायत करते हैं पर चार्ल्स कोई शिकायत नहीं करता कभी कोई चीज चोरी होने की। तो उनका शक चार्ल्स पर गया और उन्होंने चार्ल्स पर छुपकर निगरानी रखना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैडम छुपकर कमरे के बाहर देख रही थी और चार्ल्स लंच ब्रेक में अंदर कमरे में गया और देखा कि सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तब उन्होंने देखा चार्ल्स जो है पेंसिल उठाकर अपनी पॉकेट में छुपा लेता है और बाहर आते ही मैडम ने चार्ल्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। शक ठीक निकला, ये सारी चोरी चार्ल्स ने की थी। अब उसको टीचर से बहुत मार पड़ी और इसी के साथ उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। तो घर जाकर चार्ल्स रोने लगा और रोते रोते माँ को कहता, माँ मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो अपनी माँ से कहता, चलो मैम के घर, मुझे उससे माफी मांगनी है। पर माँ ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन चार्ल्स के बार बार जिद करने पर वो उसे मैडम के घर ले गई। चार्ल्स अब वहां जाकर मैडम से माफी मांगने लगा। टीचर ने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो तो तुम्हें एक मौका और दे के देखते हैं। चार्ल्स थोड़ा पानी पीने के बाद टीचर से बोला, मुझे वॉशरूम जाना है। और टीचर ने कहा, बेटा अंदर बेडरूम में है, वहां चले जाओ। ये बेडरूम में गया, बाथरूम तो गया नहीं, अंदर जाकर टीचर की अलमारी खोली, वहां से कैश और ज्वेलरी अपनी जेबों में डाली और जाते जाते टीचर से बोला, टीचर आप मुझे स्कूल में रखो या न रखो पर माफ जरूर कर देना। बाद में टीचर को पता चला कि ये आया था अंदर बाथरूम के लिए और टीचर की पूरी अलमारी साफ कर गया। दूसरी क्लास का एक 6 साल का बच्चा एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहा था। ये उसकी तैयारी थी क्राइम को प्राइम तक ले जाने की। 6 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक इसने कई किताबें लिखी क्राइम को लेकर। और टीचर ने उसकी मां को बोला कि आगे चलकर अगर तुम्हारा बेटा जिंदा रहा तो इसकी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बीतेगी। और वही हुआ, उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बीती है। आगे चलकर 10 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की। एक बच्चे को मारा उसने। बच्चे को मारकर अपना खुद का बचपन भी मार डाला। बच्चों के लिए मारपीट करना आम बात है पर हत्या करना नहीं। छोटे छोटे अपराध तो करता रहा, लेकिन जब वो 10 साल का हुआ तो वो देखता था उसका जो पड़ोसी था वो पड़ोसी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। बेटी 6 साल की थी। उन दोनों का प्यार देख उससे रहा न गया। एक पिता को अपनी बच्ची से प्यार करते देखकर उसको इतना गुस्सा आया कि मुझे तो प्यार नहीं मिला, इस बच्ची को प्यार कैसे मिल रहा है। अब हुआ ये, उसने 6 साल की बच्ची को बिस्तर से उठाया और बाहर लाया और फिर जा करके एक कुएं में फेंक दिया। उसकी उम्र उस समय 10 साल थी। उस समय वो पावर फील करना चाहता था। किसी ने उसको बच्ची को कुएं में डालते देख लिया और वह पकड़ा गया। अब उसे कोर्ट में ले गए। वह 10 साल का था तो कोई मुकदमा तो बनता नहीं था। उसे भेज दिया बाल सुधार गृह। और चांसलर ने बोला कि चार्ल्स ने ये खुद को रोमांचित करने के लिए किया है। ये जेलसी थी उसके मन में और घृणा इंसान से क्या क्या करवा सकती है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब चार्ल्स 16 साल का हुआ उसके पिता एक गर्लफ्रेंड को अपने साथ घर ले आए। जब उसकी मां को पता चला
वह बहुत रोई तो अपनी मां को रोते हुए देख उसे गुस्सा आ गया। अब 16 साल की उम्र आते आते चार्ल्स का यौवन बिल्ड हो चुका था। उसकी हाइट आ चुकी थी, स्मार्ट लगने लगा था और उन्होंने अपने पिता की गर्लफ्रेंड को ही पटा लिया, जिस पर उसे बहुत गुस्सा था। ये था उसका चार्म। लेडी किलर बोलते थे उसको। उसके साथ मेल मिलाप बढ़ाया। एक दिन उसको जंगल की तरफ ले गया। पहले उसके साथ रेप किया और फिर उसे सब कुछ बताने के बाद उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। फिर पत्थरों से उसका चेहरा बिगाड़ने के बाद उसे एक पेड़ से लटका दिया। अब चार्ल्स को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसने जज के सामने कबूला कि इन सभी फसाद की जड़ मेरे पिता है। चार्ल्स को 2 साल के लिए हाउस अरेस्ट में रखा गया और फिर उसकी काउंसलिंग की गई। और इसी तरह लेडी काउंसलर को भी उसने अपने प्यार के जाल में फांस लिया। चार्ल्स किलर से कैसे बना बिकनी किलर। 1975 में सोबराज अपनी कैनेडियन गर्लफ्रेंड को लेकर बैंकॉक चला जाता है और वहां पहुंचकर उसका मोटिव था अमीर लोगों को पकड़ना। कई भाषाएं जानता था ये और फीमेल टूरिस्ट के साथ नजदीकियां बढ़ाता और रेप करता और फिर उन्हें मार डालता। लेकिन हड़कंप तो तब मचा जब बैंकॉक के पथैया बीच पर लगभग 6 औरतों की लाशें अर्धनग्न अवस्था में पाई गई। धीरे धीरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सारी महिलाएं एक ही होटल से आया करती थी और उनके पासपोर्ट, गहने, सोना सब मिसिंग था। इसके बाद थाईलैंड पुलिस ने चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ ही महीने में चार्ल्स पुलिस को चकमा देकर जेल से फरार हो गया और एक नए देश को अपना ठिकाना बना लिया। हालांकि थाईलैंड पुलिस ने चार्ल्स के खिलाफ शूट एंड साइट को ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन पकड़ नहीं पाए इस बिकनी किलर को। चार्ल्स का नाम ऐसा था कि कुछ लड़कियां तो कोर्ट से परमिशन लेती थी चार्ल्स को जेल में मिलने के लिए। कुछ तो उससे जेल में ही शादी करने की परमिशन तक लेती थी। 1975 का वो काठमांडू मर्डर केस था। उसमें सोबराज एक होटल में रुका था और उसी होटल में एक कैनेडियन टूरिस्ट कपल रुका था। कमरे साथ साथ होने की वजह से चार्ल्स को उनसे दोस्ती करने में कोई कठिनाई नहीं हुई और धीरे धीरे करके चार्ल्स ने उस कैनेडियन औरत को अपनी बातों में फंसा लिया और उससे दोस्ती की। और अगले ही दिन चार्ल्स ने उस कैनेडियन लड़की को सुनहरे सपने दिखाए और अपने साथ चलने को कहा। वह तैयार हो गई और उन दोनों ने शाम को बीच पर मिलने का वादा किया। जब लड़की अपने कमरे से अपने गहने, पैसे, पासपोर्ट आदि लेकर जाने लगी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके जाने का कारण पूछा तो उसने उसको नहीं बताया। लेकिन वह जब नहीं माना तो उसने उसको सारी बातें बता दी। लड़के को यह सब पता चलते ही उसने उस लड़की को थप्पड़ मारा। उसे कमरे में बंद करके खुद चार्ल्स से मिलने वहां चला गया। चार्ल्स उसको देख हैरान हुआ। उसके बाद उन दोनों में कहासुनी हुई और धीरे धीरे बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दौरान चार्ल्स ने जूतों से चाकू निकाला और उसे मार दिया। वह वहीं मौके पर मर गया। फिर चार्ल्स ने उसकी लाश को ठिकाने लगाया और फिर वापस होटल आ गया। उस लड़की को आजाद किया और कहा कि अब वो तुमको कभी तंग नहीं करेगा। और उसी रात लड़की को ड्रिंक में नशा देकर उसे बेहोश किया। उसके साथ गलत काम करने के बाद उसके गहने, पैसे, पासपोर्ट साथ ले उसे वहीं कमरे में गला घोंटकर मार डालने के बाद चुपचाप होटल से निकल गया। सुबह पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ न लगा। इन्वेस्टिगेशन के 3-4 महीने गुजरने के बाद अचानक पुलिस को चार्ल्स के खिलाफ सबूत मिले, लेकिन तब तक चार्ल्स वहां से भाग चुका था अपने अगले शिकार के लिए। साल 1976 जुलाई में आखिरकार दिल्ली में सोबराज पकड़ा गया। उस पर 3 फ्रांसीसी छात्र को जहर देने की कोशिश करने का आरोप था। उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जिसने उन पर सोलोमन की हत्या का आरोप लगाया
उनके दो साथी बारबरा स्मिथ और मेरी एलेन ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की। तकरीबन 2 साल बाद 1978 में सोबराज का मुकदमा शुरू हुआ। उसे मौत की सजा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें 12 साल की कैद मिली। उन्होंने तिहाड़ जेल में अपनी सजा पूरी की, जहां उन्होंने अधिकारियों को रिश्वत दी और एक शानदार जीवन व्यतीत किया। साल 1986 में सोबराज ने जेल में एक पार्टी रखी। उस पार्टी में जेल के सभी अधिकारियों एवं अन्य कैदियों को ड्रग्स दिया गया और सोबराज मौका देखकर वहां से भाग गया। फिर वह गोवा में पकड़ा गया और फिर 10 साल जेल में बिताए। फरवरी 1997 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि सोबराज के खिलाफ न तो कोई वारंट मिला और न ही कोई सबूत, यहां तक कि कोई गवाह भी नहीं था, और भारत सरकार ने उसे फ्रांस वापस भेज दिया। साल 2003 में सोबराज को नेपाल के काठमांडू की गलियों में घूमते देखा गया, जहां पर एक पत्रकार की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, और 19 सितंबर को एक होटल याक और येती के कसिनो में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रोंजिच और कैरियर की हत्या के आरोप में सोबराज को 20 अगस्त 2004 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर 2008 को सोबराज ने निहिता विश्वास नाम की एक नेपाली महिला से शादी कर ली। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को 20 साल की सजा के बदले 19 साल की सजा काटने के बाद जेल से उसे रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें 15 दिनों के अंदर देश छोड़ना होगा। दरअसल जेल में सोबराज का अच्छा व्यवहार और उसकी बढ़ती उम्र को देखकर 23 दिसंबर 2022 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रांस में डिपोर्ट कर दिया गया, और उसे कम से कम 10 साल तक नेपाल में नहीं दिखने को कहा गया। तो दोस्तों, ये थी चार्ल्स सोबराज बिकनी किलर की कहानी। आपको कैसी लगी हमें लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।